आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क से, और आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू करने जा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि वो बिजनेसमैन से ज़्यादा टीचर हैं। हमारे बीच में है मेडिट के फाउंडर और डायरेक्टर विशाल वार्ष्णेय जी। साथ ही साथ आपने एक बहुत अच्छा पब्लिक स्कूल भी शुरू किया है नालंदा के नाम से, तो उसके भी वो फाउंडर हैं और बड़े लंबे समय से एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हैं विशाल जी, और आज हम उनसे कुछ इस तरह से बात करेंगे कि उसमें फॉर्मेलिटी बिल्कुल ना हो और बात दिल से निकले। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे विशाल जी कि आप मुझे थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि कैसे अर्ली लाइफ कैसी रही एज अ स्टूडेंट, और उसके बाद प्रोफेशन में आने तक किस तरह से आपने वो यात्रा तय की। जब हम छोटे थे तो हम अपने आप को एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह से कंसीडर करते थे कि जैसे और सभी लोग हमारे साथ के पढ़ते हैं वैसे ही हम भी पढ़ते हैं, और कभी भी हम अपने आप को स्पेशल स्टूडेंट कंसीडर नहीं करते थे। जैसे होता है, मैं आजकल देखता हूँ बहुत से बच्चे जो है जैसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं क्लास में, स्कूल के एग्ज़ामों में, टीचर्स के सामने, तो वो अपने अंदर एक ये धारणा पाल लेते हैं कि जैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, और फिर वो उस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में मेंटेन करके रखते हैं। हमारे साथ ये था कि जब हम छोटे थे, पढ़ते थे छोटी क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, तो हम पढ़ाई में अच्छे तो थे, लेकिन कभी भी हमने अपने आप को, अपने दिमाग पर इस चीज़ को हावी नहीं होने दिया कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं। तो ये छोटी क्लास से ही हमारी प्रवृत्ति थी, टेंडेंसी थी, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे करके छोटी क्लासों से ही, मतलब 9th में थे, 10th में थे, 11th में, 12th में, तो उस दौरान ही हमने अपने सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छी पकड़ हासिल करी, जिसका रिज़ल्ट हमें ये मिला कि जब हमने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, ये बात है सन 1995 की, तो हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ और बरेली से ये एग्ज़ाम दिया था हमने। बहुत अच्छी रैंक आई थी हमारी, ऑल इंडिया रैंक 187 थी हमारी। That's wonderful जी, बहुत अच्छी रैंक। एक बार आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो आईआईटी में पढ़ने चले गए। जाहिर सी बात है, वहाँ पर आपको जो भी इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स हैं उनके साथ पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो वहाँ जाकर फिर हमारी जो नॉलेज का लेवल है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, उसमें और इम्प्रूवमेंट होते हैं। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें हम खुद वहाँ पर सीखे, बहुत सी दूसरों को देख के सीखे, क्योंकि वहाँ पर हमसे भी अच्छे स्टूडेंट आए थे पढ़ने के लिए, पीयर ग्रुप लर्निंग। हाँ, तो उनको देखकर भी हमने बहुत कुछ सीखा। फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहा। अल्टीमेटली धीरे धीरे ये हमारी पर्सनैलिटी में शुमार हो गया कि भाई और काम करो, चीज़ों को और बेहतर करो, जो भी कर रहे हो उसमें मास्टरी हासिल करो, और हम लगातार अपना पढ़ाई में अच्छा करते चले गए। नौकरी भी करी और तमाम काम किए। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जॉब किया आपने? सबसे पहले मैंने दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी शुरू करी, और हमने लगभग 2 साल जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह से दिल्ली में काम किया जी। तो उस समय तो सप्लाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाँ बिल्कुल, उस समय कम लोग होते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। हाँ जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कम होते थे। दूसरी बात, जो उस समय की हमारी जो स्किल्ड प्रोफेशनल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी कंट्री की, वो भी कम थी। क्योंकि जो आज की तारीख में आईआईटी में सीट्स हैं, ठीक है, आज की तारीख में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या है, जितने अच्छे इंजीनियर्स आज की तारीख में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस समय अच्छे इंजीनियर्स तो प्रोड्यूस होते थे बट कम होते थे, क्वांटिटी कम होती थी। तो आप देखिए उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इंडिया की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज की तारीख में भारत ग्रॉस एक्सपोर्टर है सॉफ्टवेयर्स का, आईटी सर्विसेज का, और इन्फोसिस और टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई। जी जी। तो इतनी बढ़िया आप एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर में, जो बडिंग फील्ड था उस समय पे जी। तो फिर वहाँ से आपने जॉब छोड़ के ये कोचिंग में आने का कैसे फैसला किया? एक्चुअल में क्या है कि जब हमने 2 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया, तो हमें लगातार ये बात महसूस होती रही कि ठीक है, ये काम हम कर रहे हैं, ठीक, तो हमें ये लगने लगा कि यार ये बस हम जो है एक अपने काम चला जैसे कुछ टाइम काट रहे हैं, ऐसा हमें हमेशा महसूस होता था। तो मुझे इससे मतलब उस समय नहीं था कि मैं क्या अर्न कर रहा हूँ और आगे क्या अर्न करूँगा। मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग को लगातार हॉन्ट करती रहती थी कि भाई ये तुमने जो इतने टाइम कोई चीज़ बनाई है, तुम आज उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। मतलब तुम इसके लिए नहीं बने हो, किसी और चीज़ के लिए बने हो। जी जी जी। तो तब हमें समझ में आया कि यार ये काम जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे इंटरेस्ट का काम नहीं है।
तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने कहा कि भाई ठीक है, अब ये बहुत हो गया, इसको छोड़ा जाए और वो काम किया जाए जिसमें सही में हमारा मन लगता है। तो हमने क्या किया, हमने कोचिंग में जाकर, एक कोचिंग दूसरे की कोचिंग, उसमें गए और वहाँ पर एक क्लास पढ़ाई। और मैंने जो पहली क्लास पढ़ाई तो उस पहली क्लास में ही बच्चों ने मुझे बहुत पसंद किया, और दूसरी बात मुझे भी बहुत अच्छा लगा। 2 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम करके जो जैसा भी मुझे एहसास था वो सब धुल गया, और एक क्लास ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वंडरफुल। ये वो क्लास थी जो मैंने पढ़ी नहीं, जो मैंने पढ़ाई, और उस क्लास से ही मेरे को एक क्लास लेने से ही मुझे क्लियर हो गया कि मुझे जीवन में करना क्या है। मुझे समझ में आ गया कि मुझे जीवन में कोई और नहीं काम करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है। अवेकनिंग हो गई इस मोमेंट पे। जी, दैट्स वंडरफुल। तो फिर वो पढ़ाने के बाद फिर आपने कैसे सारी चीज़ें शुरू की, क्योंकि ये भी लोगों को इकट्ठा करना, सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए फिर विद्यार्थियों को इकट्ठा करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो कैसे आपने वो सारा काम किया? देखिए ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हैं और हमने उसमें एक्सपर्टीज डेवलप कर रखी है, तो लोगों को तो ज़रूरत है ना। यस भाई आप ये समझिए कि लोग कहते हैं कि भाई आपने कोचिंग कैसे शुरू करी, कोचिंग कैसे बनाई, कैसे लोगों को जोड़ा अपने साथ और कैसे बच्चे इकट्ठे किए, जो आप कह रहे हैं वो सब के लिए हमें एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम बरेली आए, यहाँ पर आए, आते ही अपने आप जो अच्छे लोग थे हमसे जुड़ते चले गए। जो बच्चे इस तलाश में थे कि हमें अच्छे टीचर्स मिले जो हमें सही डायरेक्शन में ले जाएं, वो अपने आप जुड़ते चले गए। हमें किसी से जाके कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई हम आ जाओ, हम यहाँ पर आ गए हैं और कोचिंग चला रहे हैं, आओ हमसे पढ़ो। हम आ गए अपने आप, हमें खुद ही नहीं पता चला कि कैसे सारी चीज़ें अपने आप ऑर्गेनाइज होती चली गई, क्योंकि काम के प्रति जैसे हमारा जो एटीट्यूड था वो अच्छा था। यस। तो जिन अच्छे लोगों ने हमें देखा कि यार ये एक अच्छा आदमी आया है, सही से काम करने की कोशिश कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली आके हमसे जुड़ गए। तो आपने चलना शुरू किया और कारवां बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा कि हम कहें कि हमने ऐसी प्लानिंग करी, वैसी प्लानिंग करी, कोई प्लानिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। वंडरफुल वंडरफुल। अब देखिए इतना लंबा समय हो गया है, आपने बहुत लगभग 19 साल पहले कोचिंग शुरू की थी 2004 में, और अब हो गया 2023। इतने लंबे समय आपने ये बच्चों को दिया है, तो क्या अचीवमेंट्स हैं आपके? मेजर अचीवमेंट्स को मैं 2 कैटेगरी में बांटना चाहता हूँ जी। एक अचीवमेंट है हमारा, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं हमसे या पढ़े हैं तब से अब तक, उन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, IIT JEE नीट, तो इन एग्ज़ाम्स में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, उन बच्चों ने जो हमसे पढ़ रहे थे। Yes. ठीक है। 2004 से, मतलब हमारे यहाँ से जो पहली बार बच्चे सेलेक्ट होना शुरू हुए थे 2005 से स्टार्ट हुए थे। 2004 में हमने पढ़ाना शुरू किया यहाँ, तो 2005 में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तब से लेके आज तक लगातार हर साल बच्चे जो है सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर हम एवरेज निकालें तो ऑन एन एवरेज हर साल हमारे पढ़ाए हुए 10 बच्चे IIT में पढ़ने जाते हैं। ये हम स्टार्टिंग से आज तक का एवरेज, ये वेरी करता रहता है, कभी 15 भी हो जाते हैं, कभी 8 भी हो जाते हैं, लेकिन बरेली जैसी जगह में अगर हम 10 बच्चों को हर साल IIT में भेज पा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। ये ऐसा हमें महसूस होता है। तो इतने सालों में लगभग आपने 200 IITian बना दिए। जी जी। वंडरफुल। हाँ। और नीट की क्या पोजीशन? हाँ, नीट का भी सेम पैटर्न पे ट्रैक चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग IIT और नीट दोनों के लिए पढ़ाते हैं और दोनों में ही अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं, तो नीट में भी हम स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने पहले IIT का शुरू किया, नीट का बाद में शुरू किया, नहीं। IIT नीट हम स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं और लगातार 2005 से ही, पहले साल से ही हमने IIT और नीट दोनों में ही बढ़िया रिजल्ट दिए हैं। तब से अचीवमेंट हमारे 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं। पहला, बच्चे जो हमसे पढ़े और सेलेक्ट हुए IIT में, नीट में, और दूसरा जो जिसको मैं अपना ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ जी, जिन भी बच्चों को हमने पढ़ाया उनसे जुड़ाव। अगर हमने आज 20 साल में इतने बच्चे पढ़ाए हैं, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उन बच्चों से हमारे आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनसे आज भी हमारे बहुत अच्छे जो है वो टर्म्स बने हुए हैं। हाँ, जो बच्चे कहीं भी चले गए हैं लेकिन अभी भी वो याद करते हैं, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बात होती रहती है, फ़ोन से बात होती रहती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनसे अभी भी जुड़ाव है। जो भी बच्चे मिलते हैं सब बच्चे ये कहते हैं कि सर जो जुड़ाव आपसे रहा वो ऐसा लगता है कि जैसे परमानेंट हो गया। ठीक है, हम कभी आपको अपने से अलग महसूस कर ही नहीं पाते हैं। बहुत सुंदर। ये मेरी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने जिन्हें पढ़ाया बच्चों को वो आज भी मेरे को याद रखते हैं और मेरे बारे में अच्छी भावना मन में रखते हैं।
नो डाउट, ये वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि देखिए आप कहीं भी किसी संस्थान में जाएं, उससे जुड़ी हुई आपकी अच्छी यादें भी हो सकती हैं और ख़राब यादें भी हो सकती हैं। अगर आपकी यादें अच्छी हैं तो आप हमेशा वहाँ से कनेक्टेड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि मेडिट के साथ बच्चों की जो यादें हैं वो बहुत अच्छी हैं। आज की तारीख में मेडिट एक बहुत बड़ा नाम है, 19 साल से बिजनेस चल रहा है। आपने बताया कि आपने शुरू किया क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो आज की तारीख में 19 साल बाद आपको क्या लगता है, आप एक बिजनेसमैन हो या आप एक टीचर हो? मतलब दिल से क्या हुआ? देखिए, एज सच अगर बाहर से आप देखते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये विशाल वासने है, ये आदमी की क्या पर्सनैलिटी है, तो अगर आप बाहर से, कोचिंग के बाहर से देखते हैं मेरे को, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये एक आदमी है जो एक बड़ा बिजनेस रन कर रहा है। ठीक है, कि मेडिट कोचिंग के नाम से इसका कोचिंग चल रहा है, नालंदा पब्लिक स्कूल से स्कूल चला रहे हैं। ठीक है, तो ये आदमी जो है अब एक चीज़ों को मैनेज कर रहा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि बिजनेस रन कर। यस। लेकिन हम जो है इतने साल हो गए, अभी भी अपना जो स्टार्टिंग वाली क्लास है उसको नहीं भूले। जो पहली क्लास हमने ली थी, जो पहली क्लास हमने पढ़ाई थी, उसमें हमें जो आनंद मिला था वो आज भी बरकरार है। आज भी हम पढ़ाते हैं तो हम वैसा ही महसूस करते हैं, और कोई भी दूसरा काम करने में हमारा आज भी मन नहीं लगता है। जैसे मैंने 2 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करी तो मेरे को उसमें मन नहीं लगा, उसी तरह से मुझे कोई भी दूसरा काम करने में आज भी मन नहीं लगता है। तो मैं आज भी अपने आप को एज ए टीचर ही देखता हूँ, और आगे भी जब तक जीवन है तब तक मेरा एक ही इच्छा है कि मैं मरते दम तक टीचिंग ही करता रहूँ। क्या बात है। मैं कहता हूँ क्लास में अपने साथ में जो हमारे टीचर्स हैं उनसे कहता हूँ कि भाई, जैसे हमारे जो है बहुत आदरणीय जो है पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में जैसे मैं कह रहा था अपने साथ के लोगों से कि जैसे उनका जो अंतिम समय था तब भी तो उस समय वो लेक्चर दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो मेरा भी बस मन यही है कि जब मेरी जान जाए तो क्लास नहीं जाए। क्या बात। जिस समय जान जाए उस समय हम पढ़ा रहे हों, ये मेरा सपना है। तो ये सवाल ही बेमानी हो गया कि आप बिजनेसमैन या टीचर हैं, आप टीचर ही हैं और वही बने रहना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर एक टीचर पढ़ाने से संबंधित संस्थान खोलता है और चलाता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आजकल ये होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन इस तरह के बिजनेसेस में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैच होता है। बट जब एक टीचर ऐसा काम करता है तो वाकई वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। मेडिट इज अ टेस्टिमनी ऑफ दैट। मूविंग फॉरवर्ड, मैं ये जानना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारे संस्थान बरेली में भी समय समय पर खुलते रहते हैं, आते हैं, बंद हो जाते हैं। मेडिट कैसे बाकी दूसरे संस्थानों से अलग है? व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? देखिए, हमारा जो कोचिंग है मेडिट, ये इसलिए औरों से अलग हो जाता है क्योंकि हम इसको जिस बेसिक प्रिंसिपल्स पे चला रहे हैं वो अलग है। हम मेडिट को एक बिजनेस की तरह से नहीं चला रहे। इसको जितने भी हम टीचर्स हम साथ में जुड़े हुए हैं, इसको हम एक शौक की तरीके से चला रहे हैं। हम इसको अपना लाइवलीहुड के लिए नहीं काम कर रहे। ठीक है, वो तो बहुत टाइम हो गया आदमी काम करता है, वो तो कैसे भी कर सकता है। Yes. ठीक है, हम जब कोचिंग आते हैं टीचर्स, तो हम ये मान के आते हैं कि कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हमको मन से अच्छा लगता है। ठीक है, और हमें ये शौक है पढ़ाना। तो सिर्फ ये मेरे साथ ही नहीं है, हमारे साथ अदर टीचर्स भी हैं। विपुल गोविल सर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। संतोष वर्मा सर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। ओमेंद्र यादव सर हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। हम सभी टीचर्स में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये काम मजबूरी में करता हो कि अरे जा रहे हैं कोचिंग में तो बस पैसे कमाने हैं इसलिए जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि हम सबका मन लगता है इस काम में, इसलिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पर टीचर्स का, जिस कोचिंग में टीचर्स का जो पर्सनल इंक्लिनेशन है वो पैसा कमाना नहीं है, अपने मन का काम है, अपने शौक की चीज़ पूरी करनी है, तो वहाँ पर वो कोचिंग दूसरों से अलग हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली जो भी कोचिंग है सब में यही स्थिति है कि वहाँ पर जो डायरेक्टर है वो सोचता है कि लोगों से पढ़वाओ, पैसा कमाओ। टीचर ये सोचता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोचिंग चला रहा हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमाऊँ। ठीक है, कैसे हम जो है वो और ज़्यादा जो है पैसा कमा सकते हैं। तो उनका जो उद्देश्य है वो पैसा कमाने का होता है। Yes. हमारा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। ठीक है, फीस ली जाती है, वो तो सिस्टम को चलाना है तो उसके जो नॉर्म्स है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। बट दिस इज नॉट द ओनली रीज़न।
यस। अब मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि भाई जैसे लोग कह सकते हैं कि सर पैसा कमाने का रीजन नहीं है तो छोड़ दो, पैसे मत लो, फीस मत लिया करो, ऐसे ही पढ़ा लो। बट नहीं, ठीक है, ये एक रीज़न है क्योंकि हमें सिस्टम चलाना भी है, चीज़ों को आगे बढ़ाना भी है, सस्टेन करना है, अपने साथ जो जुड़े हुए इतनी बड़ी टीम है उसको भी मेंटेन करना है, तो इसलिए फीस तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन जो बात मैंने कहा कि दिस इज नॉट द ओनली रीज़न, देयर आर अदर रीजंस आल्सो। दूसरे भी रीज़न हैं जो हमारे सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम दूसरों से अलग हो जाता है। सिंपल सी बात है, दूसरे लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाते हैं, हम लोग पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा फैक्टर अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो हमारे मन में होता है वो बात हम कहते हैं, भले क्लास में सही, क्लास में भी हम बच्चों से वो बातें कर लेते हैं कि जो बच्चों को लगता है कि अरे सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, जो मन में आए वो बोलो, तो क्या होता है कि आप अपने आप में प्योर रहते हैं। यस, मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता कभी, बहुत अच्छी बात। और ये चीज आपके साथ आप दिन से इंटरेक्ट कर रहे हो तो उन्हें साफ तौर पे महसूस हो जाता है कि ये आदमी बना बना के बातें बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, कुछ बता रहा है, या पूरी बात स्ट्रेट बता रहा है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा। यस, तो आपकी इमेज लोगों के मन में अच्छी बनती है। यस। अब देखिए जो कोचिंग इंडस्ट्री है, इनफैक्ट आज की तारीख में भारत में कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत बड़े बड़े नाम है। कोटा तो एक शहर ही पूरा कोचिंग के लिए तैयार हो गया और बड़े बड़े नाम पूरे देश में कोचिंग सेंटर्स खोल के बैठे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो वो फेस करते हैं वो ये है कि टीचर्स को कैसे रिटेन किया जाए, टीम कैसे बिल्ड की जाए, और कहीं ना कहीं वही एक वजह होती है जिसकी वजह से वो बहुत लंबे समय बाजार में नहीं टिक पाते। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इस एस्पेक्ट पे क्या सोचा, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, कैसे आप एक अच्छी टीम बना पाए और कैसे एक अच्छी टीम आपके साथ इतने लंबे समय तक सस्टेन कर गई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम बरेली में आए थे तो हमने काम करना शुरू किया और लोगों ने, जो और लोग भी काम कर रहे थे, जो लाइक माइंडेड लोग थे, जिन्होंने देखा कि ये आदमी ठीक से काम कर रहा है, तो वो लोग अपने आप जुड़े। तो जब वो जुड़े तो वो जुड़ाव आज तक मेंटेन है, 20 साल से जुड़ाव चल रहा है, आज तक है। केमिस्ट्री विपुल सर पढ़ाते हैं हमारे साथ, ठीक है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, संतोष वर्मा सर हैं मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उमेंद्र यादव सर हैं बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ये वो टीम है जो तब से ही चल रही है। अच्छा, तभी 19 साल से? तब से ही ये टीम चल रही है। That's amazing in fact. तो है क्या कि आप, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो टीम बननी चाहिए वो लाइक माइंडेड लोगों की बननी चाहिए, जिनकी जो अप्रोच है एक जैसी हो, लाइफ के प्रति एक जैसा जो विजन है वो रखते हों। Yes. तो हमारी जो टीम है वो इस वजह से मेंटेन्ड है क्योंकि हम सब लोग एक जैसी सोच रखते हैं। दूसरी बात, हम लोग एक दूसरे के प्रति कभी भी जो है ये कोशिश नहीं करते हैं कि विशाल सर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टम के लिए या विपुल सर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टम के लिए। हमारा ये मानना है कि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, और उसमें न सिर्फ टीचर्स बल्कि जो सिस्टम को रन करने के लिए जो मैनेजिंग स्टाफ है उसकी भी रोल वही है। तो वो भी इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं? जी, हमारे साथ में जो स्टाफ है, ठीक है, तो वो आज भी, जैसे हमारे यहाँ CP यादव जी हैं तो वो काफ़ी समय से हैं, ठीक है, और भी कई स्टाफ हैं, नाम बताना चाहूँगा मैं, जो लोग इतने समय से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बड़ी ठीक है, CP यादव जी हैं, क्षितिज वासने, मोहित सिंह, ये लोग ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और टीचर्स की टीम के साथ साथ स्टाफ की टीम, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जो है वो इसको जोड़ के रख पाए, तो हम इतने समय तक सही से चल पाए। Exactly. और उसका कारण जो है कि इन सब लोगों को जोड़ के रखने का कारण ये है, इसका कारण ये नहीं है कि हम सब लोग मिलकर बहुत पैसे कमा रहे हैं तो इस वजह से सब लोग जुड़े हुए, नहीं। हर इंसान जो किसी भी सिस्टम पे जुड़ा है वो तभी जुड़ा रहता है जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट हूँ। Yes. तो हमारे सिस्टम में ये चीज़ कभी भी नहीं दिखाई जाती है कि ये आदमी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है। एवरीबडी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। जैसा कि मैं बात बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अपने साथ के टीचर्स के नाम ले रहा हूँ, तो मैं साथ में स्टाफ के नाम भी ले रहा हूँ। Yes. क्योंकि हर आदमी इम्पोर्टेंट है किसी भी सिस्टम को लंबे समय तक चलाने के लिए। कोई भी सिस्टम कोई एक आदमी नहीं चला सकता। मैं कहूँ कि सिर्फ मैं चलाता हूँ इस सिस्टम को, 100% गलत और झूठ बात है। कोई भी आदमी अगर ये कहते कि कोई बड़ा सिस्टम में मेन आदमी हुआ है, नहीं, मेन आदमी कोई नहीं होता, पूरी टीम मेन होती है।
बहुत ही अच्छी तो बात। हमारे यहाँ चूंकि रेस्पेक्ट सभी को मिलती है, इम्पोर्टेंस सभी को मिलती है, किसी भी आदमी को कभी ये एहसास नहीं दिलाया जाता है कि भाई आप यहाँ पर कम इम्पोर्टेंट और वो ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारी टीम इतने समय से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि कोचिंग आज तक बढ़िया से चल रही है। बच्चे पेरेंट्स ये भी देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा 10 साल पहले खुद पढ़ा था, आज वो 10 साल बाद अपने छोटे भाई को पढ़ाने आया, बोले अरे सर अभी तक वही लोग हैं, सब लोग वही पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो तो छोड़ो, ऑफिस में जिनसे मिले थे वो भी वही है। अब तो बच्चों को पढ़ाने आएंगे लोग आगे, बिल्कुल। अपने बच्चों को भी लेकर आएंगे। जी जी जी, अब तो ये हो गया, अब तो मैं पूछता हूँ, अब जैसे क्लास चलती है, स्टार्ट होता है नया बैच, तो मैं पूछता हूँ भाई तुम में से कोई ऐसा तो नहीं जिसके मम्मी पापा हमसे पढ़े हों? अब मैंने पूछना लास्ट ईयर से पूछना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट देखिए कितनी अच्छी बात बताई, और ये सिर्फ कोचिंग संस्थानों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए लेसन नहीं है, ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी लेसन है कि कैसे ग्रेट टीम्स बनाई जाती हैं, और हमेशा जो बढ़िया टीम्स होती हैं वही बड़े और बेहतर संस्थानों का निर्माण करती हैं। तो दिस इज सच अ वंडरफुल लेसन, और कितनी आसान भाषा में आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। और कहीं ना कहीं जो लॉन्जेविटी जिसकी हम बात कर रहे थे कि 19 साल से संस्थान चल रहा है, उसकी वजह यही है कि टीम, और उसमें सिर्फ टीचर्स ही नहीं, इवन सपोर्ट स्टाफ का भी नाम आप ले रहे हैं, हर कोई महत्वपूर्ण है। जब आपके मन में ये विचार है तो ऑफ कोर्स संस्थान अच्छा ही चलेगा। नाउ अब संस्थान को आप ले आए, 19 साल हो गए हैं, भविष्य के लिए क्या प्लान है, विजन क्या है भविष्य का? 20 साल पूरे कर लेंगे आप अगले साल? जी, लंबा समय हो गया हमें काम करते हुए, और एक अच्छी स्टैंडिंग हम लोगों ने बनाई है यहाँ पर बरेली में काम करके, और एक बेहतर स्टेबल सिस्टम जो कि लगातार अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बच्चों का, पेरेंट्स का भरोसा लगातार हम पे बना हुआ है। उसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा अपने सभी स्टूडेंट्स जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं जो लगातार आज भी हम पे भरोसा करते हैं। लेकिन जहाँ तक फ्यूचर प्लानिंग की बात है, तो हमने ऐसा भविष्य का कोई रोड मैप नहीं बनाया हुआ है कि आज हमारी कोचिंग का ये स्टेटस है, हमारी बैलेंस शीट ये कहती है, अब 5 साल बाद हमें या अगले साल ऐसा करना है, 10 साल बाद ये करना है, 20 साल के बाद हमारी स्थिति ये हो जानी चाहिए। ऐसा कोई रोड मैप हमने तैयार नहीं कर रखा है। उसका कारण ये है कि हम जो भी हमारी टीम है, इसमें से किसी के भी मन में ये बात नहीं आती है कभी, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कभी ये नहीं डिस्कशन होता आपस में कि कैसे इसे बहुत बड़ी कोचिंग बनाया जाए, बड़े पे ध्यान कतई नहीं रहता है। हमेशा हमारा डिस्कशन इस बात पे रहता है कि कैसे हम अपने सिस्टम को और व्यवस्थित तरीके से चला सकें, कैसे यहाँ पर चीज़ों को और बेहतर इन टर्म्स ऑफ रनिंग बना सकें। हम ये नहीं देखें कि हम 200 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं या 20 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं या 2000 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। हम ये देखें कि जितने भी बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जा रहा है या नहीं, वो जिस चीज़ के लिए हमारे पास आए हैं उन्हें वो चीज़ मिल रही है या नहीं। हमारी जो कॉन्स्टेंट वर्किंग है वो इसी पर ही रहती है कि जो बच्चा हमसे पढ़ने आ रहा है उसको हम वो सारी चीज़ें दे पा रहे हैं कि नहीं जो उसको चाहिए। आज के इस चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका है, IIT और नीट, इसके जो एग्ज़ाम है इतने टफ हो चुके हैं, तो उसमें जो बच्चा इनके लिए तैयारी कर रहा होता है उसको हर चीज़ एकदम टू द पॉइंट और बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर चाहिए होती है, हर चीज़ समय पर चाहिए होती है। तो हमारा पूरा ध्यान इस पे ही है, और आगे जो हमारा रोड मैप है वो यही है कि हम अपना एक छोटा और सुंदर और व्यवस्थित सिस्टम चलाते रहें, जिसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो और जो लोग यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आए वो सब सेटिस्फाई रहे। भले बच्चे 200 पढ़ें या भले 150 पढ़े या 500 पढ़े, जितने भी पढ़े वो सारे के सारे खुश रहने चाहिए। वो जिस चीज़ के लिए इस सिस्टम से जुड़े हैं वो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए, उनके अचीवमेंट्स, बिल्कुल। और हमारा एक जो मेरा अपना पर्सनल है वो वही है जो मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं अभी भी ये चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर का रोड मैप यही है कि जो भी बच्चा मुझसे पढ़ने आए वो मुझको जीवन भर याद रखे। क्या बात है। इनफैक्ट एक टीचर के लिए हमेशा ही ये इच्छा होती है टीचर की कि उसे हमेशा पढ़ाने के लिए जाना जाए और उसके स्टूडेंट्स उसे याद रखें। तो बहुत अच्छी बात है, आप आज भी टीचर हैं और बिजनेसमैन नहीं बने कभी भी। इवन यहाँ पे मैं आपको रेफर करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा अमेरिकन पब्लिकेशन है, उसकी एक बहुत अच्छी किताब निकली थी एक बार, द स्मॉल जायंट्स। तो उसमें जैसे वेल्स फार्गो एक बैंक है, छोटा बैंक है अमेरिका में, लेकिन वो हमेशा काम पे फोकस करते हैं, कभी विस्तार पे फोकस नहीं करते। सिमिलरली
ब्रूअरीज हैं जो अपने पर्टिकुलर काम पे डोमेन में फोकस रहना चाहते हैं। तो कई बार जो संस्थान बहुत बड़े होते हैं, आवश्यक नहीं है कि वो बहुत विस्तृत भी हों, तो विस्तार से आप सफलता को नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं जो ये बात आपने बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक सीमित फैलाव के साथ भी एक बहुत ही बेहतरीन संस्थान बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे संस्थानों के लिए लेसन है, क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े कॉरपोरेट कोचिंग्स आज की डेट में, आकाश है जैसे बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूशन था, एक्वायर कर लिया बाइजूस ने, बहुत सारे इश्यूज उसके साथ हो रहे हैं। विस्तार कई बार आपको पटरी से उतार देता है, लेकिन अगर आप फोकस्ड रहते हैं अपने काम पे तभी वो काम बहुत अच्छे से हो पाता है। कहीं ना कहीं जो लॉन्जेविटी है मेडिट की, वो इस ट्रेजेक्टरी को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करती है, जस्टिफाई करती है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने आज समय दिया न्यूज़ टुडे नेटवर्क को और इतना दिल से आपने सारी बातें बताई। और मुझे लगता है कि जो भी इस इंटरव्यू को देखेगा वो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली जान जाएगा कि मेडिट की जो सफलता और लॉन्जेविटी है उसका राज क्या है। वो कहीं ना कहीं आपके दिल का जो जुड़ाव है अपने संस्थान के लिए वही है। और एक बहुत अच्छी टीम जो आपने बनाई वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स आज की तारीख में दे रहे हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक इन टाइम्स टू कम। आप बहुत अच्छे से और बहुत सारे बच्चों को उनके गंतव्यों तक ले जाएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।